नमस्कार, मैं एसएस और ज्ञान सुधा के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 70वीं परीक्षा मुख्य परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार की तिथि आ चुकी है। तो सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से बिहार के सभी 5401 विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा जो साक्षात्कार के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। और इसके साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है और मेरी ये लगातार मैं आप लोगों से जुड़ता भी रहा हूँ कि साक्षात्कार की सामान्य प्रक्रिया से आपको अवगत करा दूँ और कुछ मूलभूत सिद्धांत जो सफल इंटरव्यू के लिए आवश्यक हैं उनसे मैं उनको आपको बताऊँ और उन बिंदुओं पर आपसे रूबरू हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यह व्यक्तित्व परीक्षण है। व्यक्तित्व परीक्षण मूलतः आपके तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा पहले ही हो चुकी है, पीटी के माध्यम से, मुख्य परीक्षा के माध्यम से, और यह व्यक्तित्व परीक्षण है। तो यह आपकी ज्ञान की परीक्षा नहीं होनी है, लेकिन व्यक्तित्व में ज्ञान भी एक महत्वपूर्ण पक्ष निभाता है। मोटे तौर पे व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं। एक तो बाह्य जो दिखता है, कौन सा ड्रेस आपने पहना हुआ है, कैसी किस भाषा में, भाषा के किस स्वरूप के साथ, कितनी संप्रेषणीयता आप में है, और दूसरा आपके अंदर जो अभी तक आपने जो पढ़ा जाना समझा है उसमें आपके व्यक्तित्व निर्माण में उसकी क्या भूमिका रही और क्या अब आप बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए विशेषकर जो भी पद हैं उसके लिए आपकी सूटेबिलिटी है, इसी की जांच इस व्यक्तित्व परीक्षण में किया जाता है। और सरल शब्दों में कहें तो यह व्यक्तित्व परीक्षण आपके ज्ञान के साथ साथ आपके आत्मविश्वास का भी परीक्षण है। और यही कारण है कि मेरी अपनी राय है कि लगातार आप साक्षात्कार की प्रक्रिया को लगातार आप अपने फ्रेंड्स के साथ या मॉक इंटरव्यूज़ के माध्यम से आप अपने को माने, निखारें। और इसकी एक सामान्य जो पृष्ठभूमि मैं समझता हूँ वो ये है कि साक्षात्कार जो होता है वो कुछ विषय ऐसे हैं जो सुनिश्चित हैं कि उन विषयों पर ज़रूर चर्चा की जाएगी, जिनमें सर्वप्रथम आपका बायोडाटा है। बायोडाटा का तात्पर्य ये है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आप आते हैं, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की हुई है, और बिहार लोक सेवा आयोग में आपके वैकल्पिक विषय क्या हैं, आदि आदि। तो इसी संदर्भ में मैं सरल शब्दों में आपसे अनुरोध करूँगा कि पंजी या रजिस्टर या डायरी का निर्माण आप ज़रूर कर लें, और उस डायरी में ये सामान्य सहज प्रश्न जो उठ सकते हैं आपकी पृष्ठभूमि को लेके, उन पृष्ठभूमि पे तथ्यात्मक सूचनाएं उसमें जरूर अंकित कर लें। मूलतः जो बुनियादी प्रश्न हैं, ये बुनियादी प्रश्न चाहे वो आपके व्यक्तित्व से हों, चाहे बिहार की पृष्ठभूमि या बिहार के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथ्यों से जुड़ा हो, तो एक महत्वपूर्ण पक्ष जो मुझे लगता है वो बिहार विषय पर ज़रूर आप तैयार कर लें कि बिहार का अतीत क्या है, भूगोल क्या है, और बिहार की समस्या क्या है, बिहार की प्राकृतिक जो आपदाओं से हमारा प्रदेश ग्रसित रहता है उसकी कैसे उन समस्याओं को आप दूर करेंगे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में बिहार ने विकास की दौड़ में प्रगति की नई पटकथा लिखने की पूरी एक प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। और इसी संदर्भ में आप कैबिनेट के लिए गए डिसीजंस हों या बिहार में जो 7 निश्चय पार्ट 3 लाया गया है, ये पार्ट 3 जो है आपका वो विकास की ओर 2015 में बिहार जो चला और कैसे बिहार एक औद्योगिक बिहार, विकसित बिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में बिहार देश के अग्रणी 5 राज्यों में शामिल हो, इसकी रणनीतिक बिहार, इन सारे तथ्यों पे विस्तार से आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस संदर्भ में आज का युग डिजिटल युग है, प्रशासन भी इसे अछूता नहीं है, तो उनकी भी तलाश एक ऐसे व्यक्ति की होगी जो डिजिटली सक्षम हो, चीज़ों को समझ सके और बेहतर बिहार के निर्माण की दिशा में एक प्रभावशाली और रचनात्मक भूमिका निभा सके। ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश उनको है। तो मेरी तो ये धारणा है कि मॉक इंटरव्यू में जो भी प्रश्न पूछे जाए वो प्रयास आप करें कि 4 से 5 पंक्तियों में तथ्यात्मक रूप से, अवधारणात्मक रूप से आप उनको सुस्पष्ट उत्तर दें। प्रश्न जहां खत्म हो आपका उत्तर वहीं से प्रारंभ होना चाहिए। 2 से 4 सेकेंड का आप पॉज लें, उनके प्रश्न को समझें और सरल, संक्षिप्त मगर सारगर्भित रूप से आप उनके प्रश्नों को उत्तर दें।
संदर्भ में मेरी अपनी धारणा है, और मैं चूँकि बिहार प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हूँ, जो बोर्ड के मैक्सिमम अध्यक्ष से लेके मेंबर्स हैं उनकी पृष्ठभूमि प्रशासनिक है। एक दो सदस्य जो पत्रकारिता से आए हैं या पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं, उनको हम छोड़ दें तो अमूमन वो सारे, चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे वो सदस्य हों, वो प्रशासनिक सेवा की पृष्ठभूमि है और उनका एक विराट लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में बैक ऑफ द माइंड इस फैक्ट को रखें कि वो आप जो उत्तर देंगे वो उन जीवन की एक गहरी लंबी प्रक्रिया से वो गुजर के आए हैं, तो वो तथ्य के आसपास हो, सच्चाई के आसपास हो। केवल बातें बना देना या अति आदर्शात्मक उत्तर दे देने से काम नहीं चलने वाला है। और सरल शब्दों में कहें तो आपका उत्तर आदर्शवादी यथार्थोन्मुखी हो। सरल शब्दों में एक निराशावादी दृष्टि भी ना हो और फिर ऐसी भी दृष्टि ना हो कि लगे बस क्रांति तो हो गई, आपके आने से पूरा समा बदल जाएगा। कुल मिला के और इसको मैं सरल कर दूं तो आपका व्यक्तित्व जो है परिस्थितियों के अनुरूप आचरण करने वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका जो चयन होने वाला है वो ज़मीनी स्तर के प्रशासनिक सेवाओं के लिए होने वाला है। तो ना केवल ज़मीनी तथ्यों की जानकारी आपके पास हो, वरन कोई अगर समस्या है तो उसके समाधान की दिशा में भी समुचित कदम और कारण युक्त कदम आपके द्वारा उठाए जाएं, ऐसा उत्तर होना चाहिए। आप जानते ही हैं कि व्यक्तित्व परीक्षण में वो उनके प्रश्न इस दिशा में होते हैं कि वो जांचते हैं कि जिस पद के लिए आप चयनार्थ आए हुए हैं, क्या आप में वो काबिलियत है, योग्यता है, सुटेबिलिटी है। तो ये सुटेबिलिटी, उपयुक्तता का प्रश्न जो है, ये अति महत्वपूर्ण और निर्णायक प्रश्न होता है। और इसके लिए जिस पद के लिए आप चयनित होने जा रहे हैं, और या आपने जो अधिमानता क्रम दिया हुआ, प्रेफरेंसेस दिया हुआ, प्रेफरेंसेस में ज़रूर ये जान लें कि उस पद का स्वरूप क्या है, पद सोपान क्या है, और उस पद का कार्य क्या है, और उस कार्य में चुनौतियां क्या है। और आप उस अगर प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हैं या पुलिस सेवा में जाना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सर्विस में जाना चाह रहे हैं या आरडीओ या ग्रामीण विकास में जाना चाह रहे हैं, तो क्यों जाना चाह रहे हैं। ठोस, तथ्यात्मक, तर्कपूर्ण, तर्कमूलक, औचित्य के साथ उत्तर दिए जाने चाहिए। और इसमें ये ज़रूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रेफरेंसेस अपने आप में समाज में एक धारणा है, प्रीमियर सर्विस, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेकिन ऐसे भी कई तथ्य संज्ञान में आते हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन सर्विस को बहुत ऊपर रख देता है। तो अगर आपने रखा तो बहुत सारे प्रश्न स्वतः पैदा होते हैं। आपको जो उत्तर देना है बहुत तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, अवधारणात्मकों के साथ, अवधारणात्मक सुस्पष्टता के साथ दिया जाना चाहिए। तो पद प्रेफरेंस में मेरा यही कहना है कि रजिस्टर में आप उस पद का सोपान लिख लें कि अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी आरडीओ में आप जा रहे हैं या आरओ में जा रहे हैं तो राजस्व का क्या मूलभूत कार्य है, और फिर उसकी हायरार्की क्या है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, उसका मूलभूत कार्य की प्रकृति क्या है, उसमें चुनौतियाँ क्या हैं, समस्या क्या हैं। तो इससे क्या होगा, आपका उत्तर भी प्रभावशाली बन सकेगा और आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो और प्रखर और मुखर होकर सामने आ सकेगा। या बिहार के प्रशासनिक सेवाओं के लिए या बिहार के प्रशासनिक ज़मीनी स्तर की सेवाओं के लिए आपका चयन होने वाला है, तो निश्चित रूप से बिहार को अच्छे से आप जाने। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, बिहार के भौगोलिक रूप से बिहार कैसा है, प्रशासनिक स्तर पे जो इकाई है, चाहे वो प्रदेश के नीचे प्रमंडल हो, प्रमंडल के नीचे जिला हो, जिला के नीचे अनुमंडल हो, अनुमंडल के नीचे प्रखंड सह अंचल हो, और अंचल के नीचे, प्रखंड के नीचे पंचायती स्तर की संरचना हो। तो सुस्पष्ट रूप से आपको जानना चाहिए कि उस विभाग का उसमें क्या स्ट्रक्चर है और सभी स्तरों पे मूलभूत प्रशासनिक इकाई के साथ साथ कौन पदाधिकारी हैं जो उस पदाविहित होते हैं, और वहाँ किस प्रकार की समस्या आती है और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार में बाढ़ है, सुखाड़ है, औद्योगिकरण की समस्या है, अशिक्षा है, या अन्य भी जो भी समस्या है। उदाहरण के तौर पे आपसे अगर यही पूछ लिया जाता है कि आप बताएं बिहार की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है, तो इसकी तैयारी होनी चाहिए। और जो भी 5 बड़ी समस्याएं आप मानते हैं, फिर उन समस्याओं से कैसे बिहार बाहर निकलेगा। क्योंकि मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये वो वाला बिहार नहीं है जो पिछड़ेपन का, प्रगतिहीनता का, या एक समय ऐसा भी था जब बिहार को लेकर भद्दी मजाक की जाती थी। आज का बिहार गौरवशाली अतीत पे खड़ा एक भव्य दिव्य बिहार है, जो ना केवल आपको डिजिटल
प्रोग्रेस की बात करता है, औद्योगिकरण की बात करता है, आर्थिक विकास की बात करता है, बल्कि वो आज की तिथि में वैश्विक स्तर पे अपनी एक पहचान बना चुका है। तो आप सारे तथ्यों से जब वाकिफ़ होंगे तो न केवल आप में आत्मविश्वास आएगा, बल्कि बिहारी होने पे गौरव का एहसास भी होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिहार की समस्याओं को आप ज़रूर अच्छे से जान लें। कैबिनेट के डिसीजंस, हालिया जो डिसीजंस लिए हैं, बड़े अभूतपूर्व डिसीजंस लिए गए हैं। औद्योगिकरण की दिशा में वो डिसीजंस हैं, और डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए जिस तरह एआई के प्रयोग करके जीवन के सभी क्षेत्रों को खुशहाल बनाने के लिए इनोवेटिव एआई मिशन के गठन की बात की जा रही है, जिस प्रकार से शहरीकरण की गति को तेज करने के लिए 11 उपनगरीय शहरों के विकास की बड़ी योजना बनाने की बात चल रही है। बिहार में न केवल पटना में मेट्रो चला है, लेकिन निकट भविष्य में वो दिन दूर नहीं जब बिहार में ऐसे कई जगह होंगे जहाँ पे विकास की गति दिखेगी। सड़कों के मामले में बिहार ने जो प्रगति हासिल किया है आप सबको पता है। अब वो कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ 5 घंटे से कम समय में बिहार की राजधानी को छुआ ना जा सके। तो कुल मिला के एक ऐसा बिहार, एक सुंदर बिहार, एक स्वस्थ बिहार, एक ऐसा बिहार जो पूरे राष्ट्र के लिए प्रगति का मापदंड बनने वाला है, उस बिहार के प्रशासनिक सेवाओं में या अन्य सेवाओं में आप अपनी सहभागिता या भूमिका निभाने जाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार की अच्छी जानकारी तो होनी ही चाहिए। इंटरव्यू का एक जो बड़ा क्षेत्र बनता है, और अमूमन ये सभी विद्यार्थियों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, वो क्षेत्र है समसामयिकी का क्षेत्र। करंट इवेंट्स में बिहार स्तर की घटनाएं, भारतवर्ष की घटनाएं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये प्रत्येक दिन आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। और मेरी अपनी एक सोच है, और मैं आपको परामर्शित भी करना चाहूँगा कि आप एक डायरी में उन समस्त बिंदुओं को लिखें, और जो भी बड़ी घटनाएं हैं भारतवर्ष के स्तर पर, बिहार के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अपने साथियों के मध्य उनके प्रो कॉन्स, वे फॉरवर्ड, वो इशू क्या है, उसको किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, उस पर ज़रूर आपकी जानकारी होनी चाहिए। और ये दिन प्रतिदिन आप प्रयास करें कि प्रत्येक दिन के समाचार पत्रों में जो प्रमुख सुर्खियां हैं, उन सुर्खियों को आप तथ्यों के साथ और अवधारणात्मक स्पष्टता के साथ और चीज़ों के साथ जोड़ सकें। ये लिंक करने की जो प्रक्रिया है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि अमेरिका ने कुछ कार्रवाई किया भारत में, जिस प्रकार से टैरिफ को लेकर किया, और कल जिस घटना है या इस तरह के देश के साथ, तो क्या ये राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधे सीधे हमला है? क्या ये दादागिरी है? तो आपका उत्तर जो है बहुत भावनात्मक उत्तेजना से उत्पन्न ना हो, वो सुविचारित, सुचिंतित और सुनियोजित तरीके से आपके उत्तर दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार अमूमन ये पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, और बहुत हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बच्चों में हम देखते हैं कि अजीबो-गरीब वो केवल हॉबी लिखने के लिए कुछ से कुछ हॉबी लिख देते हैं। तो हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कई बार वो अपने इंटरेस्ट को अपने हॉबी के रूप में लिख देते हैं। तो इन स्पष्टता होनी चाहिए कि दोनों के बीच अंतर क्या है, और आपकी जो भी हॉबी हो उस पर ठीक ठाक तैयारी होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आप हॉबी रखें, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हॉबी नहीं भी है तो बहुत क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है, जो सामान्य रूप से आपको अच्छा लगता है बताएं कि सर जब भी मैं खाली होता हूँ तो ये करता हूँ। लेकिन प्रशासनिक जीवन में उसकी क्या उपादेयता है या उससे क्या लाभ होंगे, या आपके व्यक्तित्व निर्माण में कैसे वो एक आगे की कड़ी साबित होगा, इन बिंदुओं पर भी मुझे लगता है कि आपको एक तथ्यात्मक जानकारी रखनी चाहिए। और इसी प्रकार अमूमन ये सभी विद्यार्थियों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक प्रश्न उभरता है कि भाई आपके अंदर कौन सा प्रशासनिक गुण है, या कौन सी ऐसी बात है जो मैं आपको चयन कर लूँ, या आप अपनी अच्छाइयाँ बताएं या बुराइयाँ बताएं, अपने सशक्त पक्ष बताएं, आपके जो वीकनेसेस हैं वो बताएं। तो उस पर भी एक तैयारी होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं और व्यापक करूं तो प्रशासनिक विषयक जो चारित्रिक गुण होने चाहिए, जो सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, या जो और भी निर्णय लेने की क्षमता या एक्सक्यूशन की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पर आपके नोट्स भी तैयार हों और आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया गया कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी में क्या गुण होना चाहिए, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर इसी पे काउंटर वो करते हैं कि क्या ये गुण आप में हैं, तो आपके उत्तर इतने सटीक होने चाहिए, आपका व्यक्तित्व इतना स्थिर और सुचिंतित, सुनियोजित प्रकार से आपकी अभिव्यक्ति हो कि उनको लगा नहीं अरे यही तो वो व्यक्ति है जिसकी तलाश में हम चले थे। तो पद की उपयुक्तता के अनुरूप आपका व्यक्तित्व हो, और सरल शब्दों में प्रशासनिक व्यक्तित्व आपका इस प्रकार से हो
तो वो आपके लिए और वोट के लिए भी निर्णय लेने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इस प्रकार से ये जो व्यक्तित्व परीक्षण है, ये आपके आत्मविश्वास का परीक्षण है। तो मेरा आप सबों से गुजारिश है, अनुरोध है और एक तरह से ये मार्गदर्शन भी है कि बिल्कुल आपने जो अभी तक पढ़ा है, काफ़ी पढ़ लिया है, अब उसको अपने व्यक्तित्व में उतार के अपने उत्तरों में वो परिलक्षित हो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपने उत्तर को साक्षात्कार बोर्ड के पास रखें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के सुंदर भविष्य की मंगलमय कामना करता हूं। धन्यवाद।